नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धनवन पाठशाला में। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि सभी का पेपर अच्छा गया होगा और आज था पेपर नंबर 2, जिसमें अगर आप देखें तो आपके पूरे दूसरे पेपर में जो जीएस का पोर्शन है, जिसमें पॉलिटी, समाजशास्त्र, शिक्षा एवं स्वास्थ्य वाला जो टॉपिक है वो पूछा गया था। इकोनॉमिक्स पूछी गई थी। तो देखते हैं कि आज का पेपर क्या कैसा रहा। एक नॉर्मल रिव्यू अगर देखें तो बच्चों का कहना ये था कि मैम आज का पेपर कल के पेपर से बहुत ईजी था, लेकिन उसके बाद भी इकोनॉमिक्स में जो है वो डेटा जो है उसका ज्यादा प्रभाव दिखा। साथ ही साथ सोशियोलॉजी जो हर बार ज्यादा डेप्थ में पूछता था, इस बार उतने डेप्थ में नहीं पूछा। ठीक है, सेम वैसे ही 3 मार्कर में इस बार ज्यादा डेप्थ से प्रश्न बने और 5 मार्कर जो थे वो ऊपर ऊपर या डायरेक्ट प्रश्न पूछा था। तो वहीं अगर आप देखें 11 मार्कर में जो है वो विश्लेषणात्मक मूल्यांकन, इस टाइप की जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही हैं। मतलब सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछ रहा है। कल भी उसने ऐसा ही किया था। और एक बात तो मेरे को तय लगती है कि एमपीपीएससी को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है वो वाली चीज है, क्योंकि वो क्या पूछ सकता है, क्या कर सकता है, वो ही जानता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी कॉपी वॉपी में कोई चेंजेस नहीं, सेम वैसे ही कॉपी आई थी जैसे कल के पेपर की आई थी, बिल्कुल फाइन, अच्छी। ठीक है, जिसमें आपकी राइटिंग भी अच्छी लगेगी। स्टार्ट करते हैं हमारे पेपर के डिस्कशन को। जैसे अगर आप देखें तो सेकंड पेपर का पार्ट 1 में 3 मार्कर में क्या क्या प्रश्न आए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न ये था, सॉरी, यहाँ पर पहला प्रश्न आपका ये था कि संविधान की 3 संघीय विशेषताओं को इंगित करिए। अगर देखें संविधान की 3 संघीय विशेषता डायरेक्ट 3 पॉइंट में आप लिखेंगे, आपको नंबर मिलेंगे 3 आउट ऑफ 3, कोई प्रश्न उसमें टफ नहीं। ठीक है, जनहित याचिका के 3 प्रमुख उद्देश्य क्या है, आपको 3 उद्देश्य लिखना था। बिल्कुल इजी, गलत यहाँ पर कुछ भी नहीं होने के चांसेस हैं। इजी प्रश्न। पॉलिटी का 3 मार्कर इजी। ठीक है, अभी तक में। नेक्स्ट आता है, आप यहाँ पर देखें तो न्यायिक समीक्षा के 3 महत्व क्या है, सीधे सीधे प्रश्न। न्यायिक समीक्षा का 3 महत्व क्या है पूछा, 3 पॉइंट लिखे, आगे बढ़े। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कितने प्रकार की दलीय व्यवस्था देखी गई, ये भी इजी, बिल्कुल ऊपर ऊपर। पॉलिटी में ऊपर ऊपर 3 मार्कर देखने को मिल रहा है। नागरिक समाज के दायरे में क्या शामिल है, पढ़ा है, बिल्कुल बन जाएगा कि आप बता दो कि नागरिक समाज के दायरे में ये चीजें शामिल हैं। नीति आयोग के 7 स्तंभों का उल्लेख कीजिए। तो आप साइड बाय साइड 7 स्तंभ लिख सकते थे 3 लाइन में, यहाँ पर बिल्कुल इजी। ठीक है, 2 मुद्दे लिखिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। ये भी मैं इजी प्रश्न में शामिल करूंगी, ये भी बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया। चुनाव के समय मीडिया की क्या भूमिका होती है, थोड़ा सा सोचकर कम शब्दों में अच्छे से लिखने या प्रेजेंटेशन पे डिपेंड शब्द बोलना चाहिए, ये यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं क्या था, प्रश्न था। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो एनजीओ को परिभाषित करे, बिल्कुल इजी, यहाँ पर एनजीओ को परिभाषित करे आया है। बाबा साहब अंबेडकर ने लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया है, अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा। चुनाव का माहौल है, यहाँ पर लोकतंत्र इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में अभी भी आगे भी देखने को मिलेगा और अभी भी इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण का सच्चे लोकतंत्र का सिद्धांत क्या है, 2 प्रश्न यहाँ पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र से रिलेटेड आए। ठीक है, जेएल नेहरू के पंचशील सिद्धांत के कोई 3 बिंदु लिखे। अभी तक कोई भी ऐसा प्रश्न पॉलिटी में नहीं मिला जो आपको परेशान करने वाला था, मॉडरेट प्रश्न का लेवल था आज। अगले प्रश्न को जानने से पहले अगर मैं आपको बता दूं कि आप भी शामिल होना चाहते हैं मेंस की परीक्षा में, प्रीलिम्स की परीक्षा को क्वालिफाई करके, तो इस बार रुचि धर्मन पाठशाला पूरी गुणवत्ता के साथ में रुद्राणी सीरीज लेकर आया है। रुद्राणी 1.1 जो है, इसमें हमारे 30 जो हैं वो टेस्ट शामिल होंगे। ये वाली जो सीरीज है स्पेशली सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए है, जो केवल जीएस को ज्यादा फोकस करते हैं। रुद्राणी 1.2 जो है वो सिविल के साथ साथ फॉरेस्ट का जो फॉर्म भरते हैं, जिसमें सीसेट का बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा होता है और हिंदी उसमें बहुत बहुतायत में पूछी जाती है, या पूरा सीसेट जो सॉल्व करना है। तो ये टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर रुद्राणी 1.2 के रूप में रुचि धर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में हमने यहाँ 30 टेस्ट को शामिल करा है। इसकी गुणवत्ता का पता आप लगा सकते हैं, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रुद्राणी सीरीज चल रही है लाइव। जी हाँ, रोज हमने रुद्राणी जो सीरीज है 9 से 10 बजे रात में जो है ये सीरीज आपकी यहाँ पर होती है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी पीडीएफ हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। टेस्ट जो है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल होंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं
अगर आपको इसकी गुणवत्ता या इसके प्रश्नों का लेवल देखना है कि कैसा है, तो लगभग हमारे 10,000 फैक्ट जो हैं वो पूरी रुद्राणी सीरीज में शामिल हो रहे हैं। आप 9 से 10 रात को लाइव आकर इसको देख सकते हैं। इसके 3 राउंड चलेंगे, जिसमें हमने हर टॉपिक के हर यूनिट के हर एक टॉपिक को कवर किया है। जैसे रुद्राणी राउंड 1 में हमने क्या किया है, हर यूनिट के टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चन लगाए हैं। फिर राउंड 2 में हमने यूनिट वाइज क्वेश्चन लगाए हैं, और राउंड 3 में हमने जो है वो FLTs लगाई है। तो अभी एक राउंड कंप्लीट हो चुका है, आप इसको देख सकते हैं। राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है, राउंड 3 बहुत रैपिड फायर होगा, ठीक है, FLT के रूप में। तो ये था रुद्राणी सीरीज जो प्रीलिम्स के बच्चों के लिए हमने लागू करी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, MPPSC के, जो आपका यहाँ पर 3 मार्कर में क्या बोलता है देखते हैं। अगला कहता है, पुरातन प्रशासन व नव प्रशासन के बीच प्रमुख अंतर क्या है। थोड़ा सा सोचकर लिखने वाला प्रश्न था, थोड़ा सा विचार करेंगे आप इसको और तब लिखेंगे। 2 प्रश्न ऐसे आए हैं जिसको आपको थोड़ा एनालिटिकल फॉर्म में इसको बताना था, ठीक है। तो पुरातन प्रशासन व नव प्रशासन के बीच में अंतर क्या है, नियंत्रण की अवधि को परिभाषित करिए। ये प्रश्न हल्का सा आपको परेशान कर सकता था, लेकिन अगर किसी ने डीप पढ़ा होगा इसको, तो ये प्रश्न को भी अटेम्प्ट करा था। मतलब आप इसको टोटल छोड़ के नहीं आओगे, कुछ तो लिख कर आओगे, ऐसा प्रश्न था। सत्ता की सीमाएं क्या हैं, ये भी प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा एनालिटिकल प्रश्न में शामिल हो सकता है। बच्चों का रिव्यू यहाँ पर ऐसा था, ठीक है। दूसरे प्रश्न के रूप में हम यहाँ पर अगर इसको देखते हैं कि 5 मार्कर कैसे आए। सबसे पहले आया, संविधान की प्रस्तावना का महत्व लिखें। बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न, ठीक है, कोई यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने वाला प्रश्न नहीं था। सब पढ़ाते हैं, सब पढ़ते हैं पॉलिटी में ये चीज कि संविधान की प्रस्तावना का महत्व लिखे। बच्चों ने यही अटेम्प्ट किया। किन आधारों पर भारतीय संविधान सभा की आलोचना की जाती है, ये भी एनालिटिकल प्रश्न और बिल्कुल इजी प्रश्न में शामिल होगा, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। जिसने यहाँ पर अगर ऊपर ऊपर पढ़ा होगा तो फिर वो प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, बाकी ये प्रश्न इजी में ही शामिल करूंगी। मतदान व्यवहार के अध्ययन का क्या महत्व है, क्योंकि मैंने अगेन बताया चुनाव का माहौल है, लोकतंत्र, मतदान, चुनाव, ये सब चीजें यहाँ पर हाईलाइट करके इसने पूछी है। नेक्स्ट रिपीट प्रश्न है, यहाँ पर कुछ इस बार रिपीट प्रश्न भी देखने को ज्यादा मिले हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की गतिविधियों का दायरा क्या है, ठीक है। अगला, केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। सीधे सीधे प्रश्न आया, कोई परेशान करने वाला प्रश्न आज का नहीं रहा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न 5 मार्कर में पॉलिटी का दिखता है, पंचायती राज संस्थाओं के अप्रभावी प्रदर्शन के 5 कारणों का उल्लेख करिए। सीधे सीधे आपको 5 कारण लिखने थे कि क्या पंचायती राज संस्थाएं सही तरीके से या अप्रभावी उनका जो प्रदर्शन है वो रहा है, उसके 5 कारण आपको सीधे सीधे लिखना था। राम मनोहर लोहिया की लघु इकाई प्रौद्योगिकी अवधारणा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। राम मनोहर लोहिया, सीधे सीधे प्रश्न आ गया उनसे, ठीक है। यहाँ पर पॉलिटिकल थिंकर से राज्य के बारे में महात्मा गांधी के क्या विचार हैं, ये भी सीधे सीधे प्रश्न महात्मा गांधी जी से आ गया, ठीक है। लोक प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण को संक्षिप्त में समझाइए। लोक प्रशासन, सीधे सीधे पहला ही हमारा ये प्रश्न होता है, लोक प्रशासन जब हम पढ़ते हैं तो उसका समग्र दृष्टिकोण आपसे पूछा है। संगठन के शास्त्रीय और आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता में अंतर बताइए। हल्का सा डीप प्रश्न रहा, लेकिन तो भी अगर आपने इसको पढ़ा होगा इस टॉपिक को तो ये बन जाता। तो पॉलिटी में 3 मार्कर और 5 मार्कर में अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 मार्कर तो इजी थे, है ना। 3 मार्कर 1-2 प्रश्न जो थे वो एनालिटिकल थे, थोड़ा सा उसमें लेवल रखा, बाकी यहाँ पर ठीक ठाक था। हालांकि हम यहाँ पर ये चीज करते हैं, ये रिव्यू जो मैं आपको बता रही हूँ डायरेक्ट बच्चों से बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बार बार मैं बोलती हूँ, आप जब किसी प्रश्न पत्र को घर पे बैठकर सॉल्व करेंगे ना तो वो ज्यादा इजी लगता है रेदर देन एग्जाम हॉल में। मैंने कल भी बोला था कि एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है एग्जाम का, उसमें अगर आप इसी प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हो तो यहाँ बैठकर बोलना कि प्रश्न पत्र इजी था, ये मुझे लगता है बहुत आसान होता है रेदर देन, क्योंकि आप जब मेंस देते हैं उसमें वहां बैठकर प्रश्न पत्र को सॉल्व करना, ठीक है। तो इजी तो था, लेकिन यहाँ पर अगेन रिप्रेजेंटेशन और अंडर प्रेशर इसको टफ बनाता है, ठीक है। अगले प्रश्न में 5 मार्कर में के बाद 11 मार्कर इसमें हम देखते हैं कि क्या कैसे रहे। भारतीय संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, परंतु इसके मूल ढांचे में
नहीं, चर्चा करें। प्रीलिम्स मेंस दोनों का इंपॉर्टेंट और एनालिटिकल, मैंने यही बोला कि 11 मार्कर में इस बार एनालिटिकल प्रश्न था जो आपके अप्रोच को यहाँ पर शो करेगा, जो आपके माइंड में आपके विचारों को यहाँ पर प्रदर्शित करने वाला प्रश्न दिख रहा है। ठीक है, तो एनालिटिकल प्रश्न है, चर्चा करना था, तो मुझे लगता है लेवल है इसका। एक राष्ट्र एक कर व्यवस्था के संदर्भ में केंद्र राज्य संबंधों के वित्तीय पहलू पर चर्चा करिए। मतलब केंद्र राज्य संबंध का थोड़ा सा एनालिटिकल प्रश्न आ गया है। इजी प्रश्न है लेकिन एनालिसिस करना है, इसलिए थोड़ा सा टफ है। तो दोनों में से अगर कोई एक की बात करें तो ज्यादातर बच्चों ने जो है वो ये वाले प्रश्न को उठाया है। ठीक है, कुछ बच्चों ने इसको भी अटेम्प्ट किया है। इसने उन्होंने जो जितने भी वाद हुए हैं, जितने भी केस हुए हैं, जैसे केशवानंद भारती बनाम वाद हो गया और ये हो गया, इससे बच्चों ने इसको डील किया है, कोटेशन के माध्यम से डील किया है। जो पॉलिटिकल थिंकर ने बोले हैं उनके माध्यम से, कई वाद या कई केस हुए हैं उनके माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से डील किया है। और इस प्रकार से अगर किसी ने इसको डील किया है तो ये बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध आर्टिकल को डील करके यहाँ पर बच्चों ने किया है, तो दोनों ही प्रश्न को अटेम्प्ट करने वाले बच्चों की संख्या देखने को मिल रही है। ठीक है, अगले प्रश्न के रूप में अगर हम देखें तो भारत की समकालीन गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करें। प्रश्न आया, क्या आया? भारत की समकालीन गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों की चर्चा करें। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका एक आया। इसके अथवा में अगर हम बात करें कि इसके अथवा में इसने क्या पूछा है, तो अथवा में पूछा है इसने, एक मिनट रुकेगा, जूम कर लूं। भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, इसके मार्गदर्शक सिद्धांत बताइए। बार बार पूरा जो पॉलिटी का पेपर दिखा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं चुनाव या लोकतंत्र इसी से, या निर्वाचन आयोग, निर्वाचन की प्रक्रिया इसी से ओरिएंटेड दिख रहा है, 3 में भी, 5 में भी और 11 में भी। और यही बताता है कि आप करंट अफेयर से किस प्रकार अपने पेपर को क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। तो भारत में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, इसके मार्गदर्शक। ज्यादातर बच्चों ने यही अटेम्प्ट किया था क्योंकि ये इजी था। ठीक है, रेदर देन वाला। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट व्यवस्था का भारतीय संदर्भ में आलोचनात्मक मूल्यांकन। भैया ये प्रश्न एमपीपीएससी 3 नंबर में पूछ चुका है, ये रिपीटेड प्रश्न है 3 नंबर में, लेकिन इस बार इसी 3 नंबर को इसने 11 नंबर में पूछा है। कहने का तात्पर्य यह है, कल के पेपर में भी आपने देखा कि एक या 2 प्रश्न ऐसे थे जो ऑलरेडी रिपीटेड थे लेकिन 3 नंबर में थे, उसको 5 या 11 में पूछा। तो आगे भी प्लीज पुराने जो पेपर आए हुए हैं उनको थोड़ा सा सॉल्व करके जाना है, देखना है। 3 नंबर के 5 नंबर और 11 नंबर में प्रश्न वो बना सकता है, या 11 नंबर 5 नंबर के प्रश्न 3 नंबर में अन्य में बना सकता है। ठीक है, अगला देखें, इसके अथवा में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन कीजिए। क्योंकि ये बन तो रहा है कि ये क्या है, लेकिन आलोचनात्मक मूल्यांकन इतना लंबा लिखना पड़ता है इसको, तो बच्चों ने ज्यादातर इसको अटेम्प्ट किया है क्योंकि सीधा सीधा। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया, लेकिन इसको भी अटेम्प्ट किया जा सकता था, लेकिन ज्यादातर बच्चों का अटेम्प्ट करने का तरीका इसको था। अगला देखते हैं, कौटिल्य की विदेश नीति के समकालीन प्रासंगिकता की व्याख्या करिए। कौटिल्य की विदेश नीति आई है, इजी प्रश्न में हम इसको शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे आया है। और दूसरा आ रहा है आत्मनिर्भरता, सरदार पटेल के आर्थिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों में से एक थी, व्याख्या करें। ठीक है, फिर ये प्रश्न आ रहा है, एक मिनट, आत्मनिर्भरता सरदार पटेल के दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों में से एक थी, व्याख्या करें। तो मैक्सिमम बच्चों ने कौटिल्य की विदेश नीति की समकालीन प्रासंगिकता जो है वो वर्तमान प्रासंगिकता और उस समय की प्रासंगिकता को डील करके क्या किया है, इसको आंसर दिया है। तो ये प्रश्न ज्यादातर बच्चों ने अटेंड किया, ये भी अटेंड किया जा सकता था, सीधे सीधे प्रश्न है सरदार पटेल। अगला प्रश्न, संगठन के मानव संबंध सिद्धांत को समझाइए, और इसके अथवा में था लोक प्रशासन में समसामयिकी रुझान और मुद्दे पर चर्चा करें। ये करंट अफेयर। ठीक है, ये यहाँ पर आपका अगर देखें तो मानव संबंध सिद्धांत जो है संगठन का, वो पूछा गया है। तो इसमें भी बच्चों ने ये भी अटेम्प्ट करा और ये भी अटेम्प्ट करा, ज्यादातर लोगों ने ये अटेम्प्ट करा क्योंकि संगठन के सिद्धांत जो है मानव संगठन के, ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं प्रश्न था, तो बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया। ठीक है, इसको अटेम्प्ट करने वालों की संख्या थोड़ी सी कम दिखी जितना मेरे से बच्चों की बातें हुई है। ठीक है, तुरंत कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं बच्चे, ठीक है, और तुरंत बात करना चालू कर देते हैं।
चलिए अगर बात करें सेकेंड पेपर सेकेंड पार्ट की, तो भैया सेकेंड पेपर सेकेंड पार्ट में हर बार अगर आप देखते थे तो सोशियोलॉजी से जो 3 मार्कर डीपली पूछते थे वो परेशान करते थे। इस बार सोशियोलॉजी में मेरे को लगता है पूरा 3 मार्कर, देखो नैस्टिक वाला, उपकुर्वाण वाला, या फिर ये जो और सोशियोलॉजी के संस्कार से रिलेटेड प्रश्न थे जो सोशियोलॉजी में भी बनते थे और हिस्ट्री में भी बन सकते थे, वो इस बार हिस्ट्री में पूछ लिया था। तो वैसे वाले प्रश्न सोशियोलॉजी में देखने को नहीं मिले, कुछ अलग तरीके के देखने को मिले। देखते हैं क्या कैसा। ठीक है, फर्स्ट में अगर आप देखें तो कृषि में व्यवसायीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, इकोनॉमिक्स से आ गया। मुफ्त सवार से आपका क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न थोड़ा सा परेशान करने वाला था। कृषि में व्यवसायीकरण इजीली बन गया आपको। ठीक है, मुफ्त सवार जो है उसने थोड़ा सा परेशान करा, फ्री राइडर्स। ठीक है, लेकिन अगर कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपने देखा होगा कि डीपली प्रश्न अगर आपने इसमें से पढ़े हैं तो आपको ये बन गया होगा। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा के प्रमुख घटक एवं लाभार्थी कौन है। ठीक है, इजी प्रश्न में शामिल करूंगी मैं इसको। सामाजिक सुरक्षा हमने पढ़ा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। योजना से प्रश्न आया, आपको सीधे सीधे लिख देना था। मध्य प्रदेश आधारभूत संरचना के विकास में किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय योगदान प्राप्त किया हुआ है। हल्का सा इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड दिखा। और फिर मैं बोल रही हूं, कल भी मैंने ये बोला था कि एमपीपीएससी जो है, कल के पेपर में भी जो नए टॉपिक जुड़े हैं न्यू सिलेबस में, उससे ओरिएंटेड या उससे प्रेरित होकर या उसको केंद्र में रखकर पेपर कहीं ना कहीं लगा था, है ना, कि उन नए टॉपिक्स में से आ रहा है, जैसे संस्कार वाले हो गए। आज भी देखिए इकोनॉमिक्स का वेटेज इस बार जो नया सिलेबस है उसमें बढ़ा दिया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स का इस पेपर में वेटेज दिख रहा है। 3 मार्कर में भी अभी आगे भी देखिएगा। ठीक है, देखिएगा, मध्य प्रदेश के आधारभूत संरचना के विकास में किन क्षेत्रों की महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय योगदान प्राप्त किए हुए हैं। तो ये भी आप अगर दिमाग लगाएंगे इजीली, तो एमपी की आधारभूत संरचना के विकास में आप बता सकते हैं पूंजीगत व्यय का योगदान। ठीक है, अगला आता है मध्य प्रदेश में हब एंड स्पोक मॉडल क्या है। कई बच्चों ने इस प्रश्न को छोड़ दिया, मैडम पहली बार पढ़ा, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स या करंट अफेयर के मुद्दे को देखकर जाते तो आप ये बता सकते थे। योजना अगर आप देखकर जाते तो कहीं ना कहीं ये टकराता है, लेकिन अंडर प्रेशर वही बात बोलूंगी, और हमको एकदम से याद ना आने के कारण बच्चों ने ये क्या करा है, इसको छोड़ा है। ठीक है, अगला प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है, बिल्कुल इजी। ठीक है, अगला प्रश्न अगर बात करें सोशियोलॉजी शिक्षा वाले से आया है, ये बाल श्रम प्रतिबंध तथा विनिमय अधिनियम 1986 के अनुसार बाल श्रमिक किसे माना गया है। सीधे सीधे उठाकर इसकी धारा की परिभाषा लिख देते, काम खत्म। ठीक है, तो इजी प्रश्न में शामिल करूंगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 363A के अंतर्गत दंडनीय क्या है, आपको ये बताना था। ठीक है, ये भी करंट अफेयर से उत्प्रोत दिखा। जन्म के बाद 4 संस्कारों के नाम लिखो। अब यहाँ आया है, यहाँ पर ठीक है संस्कार आए हैं, और देखो नए सिलेबस में भी संस्कार का वेटेज है, तो देखो इस बार भी उसने संस्कार का प्रश्न यहाँ पर उठाया है। ठीक है, कौन सी कमेटी ने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश करी थी और कब करी थी। फैक्चुअल प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण वाला वो आया। गैर सरकारी संगठन का अर्थ लिखिए, सीधे सीधे प्रश्न। स्वास्थ्य किसे कहते हैं, WHO की परिभाषा लिख देते, फुल आउट ऑफ फुल नंबर मिलेगा, बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न। अगला, गौड़ जनजाति के प्रमुख देवताओं का नाम लिखिए, सीधे सीधे प्रश्न, आपको सिंपल नाम लिख देना था। एक बढ़िया डायग्राम बनाते, एक तरफ लिखते देवताओं का पूछा है तो देवियों के भी लिख देते, और बाकायदा लिख देते कि वो किस लिए उनको पूजा जाता है। ठीक है, वो काय के प्रमुख देवता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उद्देश्य लिखिए। ठीक है, यहाँ पर योजना वाले टॉपिक में हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसका प्रश्न है। तो इजी या मॉडरेट बोल सकते हो, इजी तो नहीं बोलोगे। ठीक है, ओके ओके पेपर था आज का, ज्यादा परेशान नहीं किया। 3 मार्कर ने, बिल्कुल आप अटेम्प्ट कर सकते थे 3 मार्कर सेकंड पेपर सेकंड पार्ट के, एज कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट इजी थे एज यूजुअल, जैसे हर साल होता है। ठीक है, अगला बात करें, व्यवसाय करने में आसानी की अवधारणा क्या है। हल्का सा परेशान करने वाला प्रश्न था ये, सीधा सीधा नहीं था। दूसरा, साख सृजन की प्रक्रिया को समझाइए, इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड दिखाना। मध्य प्रदेश में कृषि वानिकी
आधारित रेशम उत्पादन ग्रामीणों को लाभदायक रोजगार प्रदान करने में कैसे सहायक है, संक्षेप में बताइए। ठीक है, एनालिटिकल प्रश्न, एमपी से ओरिएंटेड। अगला, मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिक फसल प्रारूप क्या है। फसल प्रारूप से यहाँ पर इसने क्या पूछा, प्रश्न पूछा कि किस प्रकार का फसल प्रारूप जो है वो मध्य प्रदेश में अपनाया जा रहा है। अगला, महिला साक्षरता को बाधित करने वाले कारकों को लिखिए। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो महिला साक्षरता को बाधित करते हैं, सीधे सीधे प्रश्न है, लिख सकते हो। वंचित वर्ग कौन है, सीधे सीधे प्रश्न है, लेकिन 5 नंबर में पूछा है, आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, भौतिक तथा अभौतिक संस्कृतियों में अंतर क्या है, ये भी इजीली लिख सकते हो। सभ्यता संस्कृति वाले टॉपिक से प्रश्न आ गया है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। ठीक है, जिसे देखा जा सकता है, जो नहीं देखा जा सकता, जो वास्तव में एक जो होती है वो सभ्यता के रूप में क्या की जाती है, परिभाषित की जाती है। तो उसमें से भौतिक संस्कृति सभ्यता है कि अभौतिक संस्कृति सभ्यता है, ऐसे ले जाते हुए आप उसको डील कर सकते थे विद एग्जाम्पल। ठीक है, खैर हम यहाँ पर अभी लिखना नहीं देख रहे हैं, क्योंकि एकदम से अभी यहाँ पर आंसर तो नहीं बताते, हम क्विकली यहाँ पर क्या करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं कि बच्चों का क्या कैसा रिव्यू रहा है ना इसमें। फिर डिटेल तो जो मेरे सब्जेक्ट हैं उनको मैं शाम को लाइव में लाकर आपको इसके साथ में इसकी आंसर राइटिंग करवाऊंगी। मेरे टॉपिक, मेरे मेंस के सब्जेक्ट आएंगे तो उसका फुल डिस्क्रिप्शन की क्या मॉडल आंसर होना चाहिए था वो मैं आपको बताऊंगी। अगला, कुटुंब न्यायालय पर टिप्पणी लिखिए। बिल्कुल इजी था, ये हम अच्छे से पढ़ते हैं। जनजातियों में प्रचलित परिवीक्षा विवाह को समझाइए। देखिए, कहीं ना कहीं जनजाति के 3 से 4 प्रश्न देखने को मिले, और जनजाति में भी उनकी कला संस्कृति, उनके विवाह, उनके त्योहार, उनके देवता से प्रश्न देखने को मिले। क्या इस बार भी अगर आप देखें तो एमपी की जनजातियां जो हैं वो सिलेबस में ज्यादा दिखाई दे रही है ना, तो देखो वही चीज यहाँ देखने को मिली। कुपोषण में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को लिखिए, इजी प्रश्न। ठीक है, चलिए अगर अब 11 मार्कर में देखें तो 11 मार्कर में क्या रहा, तो 5 मार्कर और 3 मार्कर सेकेंड पेपर सेकेंड पार्ट का हर साल की तरह बिल्कुल परेशान करने वाला नहीं रहा, है ना। सेकेंड पेपर में 11 मार्कर को हम देखते हैं, 11 मार्कर को अगर हम देखें तो पहला, भारत में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की अवधारणा की व्याख्या करिए, प्रत्येक का एक उदाहरण सहित वर्णन करिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स का प्रश्न, इसके अथवा में भी इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र में योगदान और उसकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख। ज्यादातर बच्चों ने जो बोला, ठीक है मैडम हमने ये वाला जो है ये अटेम्प्ट किया, लेकिन इसको भी अटेंड कर सकते थे, सीधे सीधे है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की अवधारणा। ठीक है, तो ये भी अटेंड किया जा सकता था, ये भी अटेंड किया जा सकता था, लेकिन जितने बच्चों से मेरी बात हुई बच्चों ने ये वाला अटेम्प्ट किया है, पता नहीं क्यों, जबकि इसमें लिखने को ज्यादा था, ये भी कर सकते। खैर ठीक है, दोनों प्रश्न अटेम्प्ट किए जा सकते थे। अगला, मध्य प्रदेश का कृषि विपणन बोर्ड वेयर हाउस कॉर्पोरेशन अपनी पहल भंडारण क्षमता और किसानों के लिए लाभों को ध्यान में रखते हुए राज्य की कृषि में कैसे योगदान देता है। 11 नंबर में पूछा है एनालिटिकल प्रश्न। तो बच्चों ने बोला मैडम इसने हल्का सा सोचने पर मजबूर किया, लेकिन हमने यहाँ पर इसके साथ दोनों ही प्रश्न, क्योंकि यहाँ पर ऐसे थे, ये अटेम्प्ट किया। क्या अटेम्प्ट किया, मध्य प्रदेश राज्य सरकार की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना स्टार्टअप नीति जैसी पहलों के माध्यम से एमएसएमई विकास का समर्थन कैसे करती है। क्या बोला मैंने, एमएसएमई उठाकर देखो, प्रीलिम्स में, मेंस में आपके टॉपिक में जुड़ा है, नए सिलेबस में पूछ लिया, और बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया है जो मतलब कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स को या एमएसएमई और इन सब चीजों को देख रहे थे। अदरवाइज ये दोनों ही प्रश्न जो थे हल्के से एनालिटिकल इसीलिए या लेवल वाले इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये 11 नंबर में पूछा है। अगर ये 5 नंबर में पूछता दोनों प्रश्न आप कर सकते थे, 11 नंबर में लिखना ज्यादा है, सटीक लिखना है, और है ना, तो ये हल्का सा परेशान करने वाला प्रश्न था। अगला यहाँ पर अगर देखें, समेकित बाल विकास योजना को समझाइए और उसके अथवा में था वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में कल्याण योजना के विषय में लिखिए। दोनों प्रश्न योजना के थे, दोनों आप बता सकते थे। ये समेकित बाल विकास योजना को ज्यादातर बच्चों ने अटेम्प्ट किया क्योंकि ये हम जब से सोशियोलॉजी जुड़ा है तब से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आईसीडीएस आपका जो है ये समेकित बाल संरक्षण योजना जो है, और इसके अंदर पूरी चीजों को शामिल करके आप वर्तमान तक इसको लाकर डेटा के साथ लिख सकते थे। वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में कल्याण योजना, ये भी इजी है, आप योजनाओं के बारे में बता सकते थे, पहले वरिष्ठ नागरिक कौन होते हैं, क्या योजना चल रही है, और वर्तमान तक लाकर इसको फिर खत्म कर सकते थे, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया।
हिंदू विवाह की प्रकृति और धारणा में क्या परिवर्तन हुए, समझाइए। या भारत में स्वतंत्रता पूर्व प्रसार शिक्षा के ऐतिहासिक विकास का वर्णन करिए। सारे बच्चों ने, क्योंकि ये बड़े मजेदार तरीके से पढ़ाया हुआ है, मैंने भी मेरी क्लास में बड़े मजेदार तरीके से इसको पढ़ा है, विवाह को बड़ा मजे ले लेकर, क्योंकि और बच्चों ने शॉर्ट्स और मीम्स बना बना के भी डाले हैं विवाह वाले, जो मैंने पढ़ाया है विवाह में सेकंड पेपर सेकंड पार्ट में। तो विवाह वाला बच्चों ने ऑब्वियस सी बात है ज्यादा अटेम्प्ट किया है, ठीक है, भारत में स्वतंत्रता पूर्व प्रसार शिक्षा के ऐतिहासिक विकास क्रम की तुलना में, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा लिखने को है, ज्यादा पॉइंट्स बनेंगे, तो बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया है। जितने मुझसे कांटेक्ट में आए उनकी बात कर रही हूँ हमारे सेंटर में, ठीक है। अगला अगर बात करें, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है, इसके दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों को उदाहरण सहित समझाइए। दोनों ही प्रश्न अच्छे थे, लेकिन जो हमारे पास में जो बच्चे हैं या जो इधर एक सेंटर में जो बच्चे बहुत सारे हमारे क्लास के हैं, उनका कहना ये था मैम हमने तो ये अटेम्प्ट करे। एक सिंगल बच्चा भी इसमें नहीं दिखा मुझे अभी तक, उनने यही बोला कि मैम ये वाला हमने अटेम्प्ट करे, मे बी पॉसिबल शाम तक में फिर सब 50-50 हो जाए। लेकिन वर्तमान में ज्यादातर बच्चों ने जो बोला कि हमने जो अटेम्प्ट किया है वो संक्रामक असंक्रामक किया है, क्योंकि वो मोस्ट कॉमन और रिपीटेड प्रश्न है। ये हर बार 11 मार्कर में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, नहीं तो 5 में भी देखने को मिल जाता है। संक्रामक भी पूछा है, असंक्रामक भी पूछा है, आराम से इस प्रश्न को डील किया जा सकता था बहुत अच्छे से। तो इस प्रकार आज का जो प्रश्न पत्र था बहुत ज्यादा परेशान करने वाला नहीं था, ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चों को इसने यहाँ पर परेशान नहीं किया है, ऑन एवरेज था, ठीक है। लेकिन परेशानी वाली बात बस ये हो जाती है कि कुछ बच्चों का कहना ये था कि मैम हमारा पेपर छूट गया है, लेकिन ये बात थोड़ा सा विचारनी है कि आज का पेपर छूटा, ठीक है। छूटने के पीछे कारण है मैम कुछ एनालिटिकल प्रश्न जो थे वो अटेम्प्ट कर लिए थे, जिसमें सोचने में ज्यादा टाइम लग गया, और ये बिल्कुल सही कारण हो सकता है, क्योंकि विचार कर करके लिखोगे तो लिखने का टाइम ऑब्वियस सी बात है आपको सोचने में खर्च करना पड़ेगा। तो इस कारण कुछ बच्चों का कहना ये भी था कि मैम हमारा पेपर छूटा है सेकंड पेपर, और सेकंड पार्ट में जो बनते हुए 3 मार्कर हैं या जिनमें कुछ लिख सकते थे 11 मार्कर को और अच्छा कर सकते थे, वो अंडर प्रेशर टाइम की कमी के कारण छूटा। पहला रिव्यू। दूसरा, पॉलिटी ने थोड़ा सा परेशान किया 1 2 3 मार्कर ने, ठीक है, और जो बोलना चाहिए उसके कुछ डेटा याद नहीं आ रहे थे। इकोनॉमिक्स ने डेटा के रिस्पेक्ट में परेशान किया, क्योंकि सीधे सीधे आंसर आप लिख दोगे इकोनॉमिक्स में उतने नंबर नहीं मिलते। बच्चों का कहना यह था कि मैम कुछ डेटा थे जो अंडर प्रेशर याद नहीं आ रहे थे। बाकी ऑन एवरेज आज का पेपर ज्यादा परेशान करने वाला नहीं था, ठीक है, लेकिन इस पेपर को इजी भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल के पेपर में फिर से एक रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, और जो भी मेरे मेंस के टॉपिक आएंगे हम उसको शाम 6 बजे लाइव क्लास लेकर पूरा डिस्कशन करें। धन्यवाद।